हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेली बाय दानिश में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ प्रश्नों के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो भाषा और विचार और बाल केंद्रित शिक्षा से है। तो इसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। तो अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं भाषा। यह कि भाषा मतलब है क्या? भाषा विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। भाषा जो है वो इसका जो सही आंसर है कि भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचार को प्रकट करता है, ठीक है, और प्रकट करता है जिससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है। इसलिए भाषा हमारी जो है विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, ठीक है, विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। सीटेट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, फरवरी 2016 के आसपास का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न है भाषा फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स का एक उत्तम साधन है। मतलब भाषा यहाँ पे खाली जगहों में तीन चीजें भरी जाएंगी, तो किसका उत्तम साधन है? तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, देखिए, पढ़ने लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है। भाषा पढ़ेंगे लिखेंगे और संप्रेषण मतलब बोलचाल का एक उत्तम साधन है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो भाषा पढ़ने लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है। अतिरिक्त स्थानों में पढ़ने लिखने तथा संप्रेषण जो है आप फिलअप करके आगे बढ़ सकते हो। कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? कक्षा 1 में जो है वो भाषा कौशल का विकास, देखिए, सुबोपली आपने सुना है? सुबोपली अब एग्जैक्टली है क्या? तो जब ये पढ़ लेंगे तो जो आपसे पूछा गया कि कक्षा 1 में बच्चों का में भाषा और कौशल का जो विकास है वो किस तरह से होता है, तो आप समझ जाएंगे। एक तो सुनना होगा, पहले बोलना होगा, उसके बाद फिर पढ़ना, फिर लिखना। लिखने की प्रक्रिया जो सबसे लास्ट में आएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सुबोपली। तो यहाँ पे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। समझ में आ रही है बात? तो जो पहला वाला ए ऑप्शन है ये इस तरह से विकास होता है, ठीक है, इस तरह से जो आपका विकास वो होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है। क्या इसका मतलब क्या है कि सुस्थिर तथा सार्वभौम होता है? ठीक है, पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, आंशिक रूप से असत्य है या पूर्णतः सत्य है। मतलब लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर तथा सार्वभौम। मतलब कह रहे हैं कि जो सामान्यतः आकृतियां और ध्वनियों का जो संबंध है वो सुस्थिर होता है तथा सार्वभौम होता है, मतलब यूनिवर्सल होता है, ठीक है। तो ये क्या सत्य है, असत्य है, क्या है? तो ये जो है आपका डी है, ये पूर्णतः सत्य है, ठीक है ना। ये जो है आपका पूर्णतः सत्य है। मतलब ये जो चीज लिखी हुई है यहाँ पे कि जो लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर होता है और ये सार्वभौम होता है, यूनिवर्सल होता है। तो ये जो आपका डी है वो सही है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण फिल इन द ब्लैंक्स पर बल देता है। जो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो किस पर बल देता है आपका? तो देखिए, आपके ऑप्शन है अनुकरण पे, रचनात्मक पे, भाषा प्रयोग पे और जो है अभिव्यक्ति पे। तो ये जो है अनुकरण पे, जो भाषा सीखने का व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है वो अनुकरण पे, मतलब अनुकरण समझते हैं ना, किसी को फॉलो करने पे, इस पे बल देता है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब कितने महीने में जो बच्चे हैं, तो याद रखिएगा कि 18 से जो 24 महीने का बच्चा होता है, 18 से जो 24 महीने का बच्चा होता है वो क्या करता है, वो लगभग उसका जो शब्द भंडार होता है 250 शब्दों का होता है, वो 250 शब्द तक सीख लेता है और वो छोटे छोटे वाक्यों को बोलने के लिए शब्दों को जोड़ना आरंभ कर देता है। 2 से 3 वर्ष की आयु में बच्चा व्याकरण युक्त भाषा सीखने लग जाता है। अगला प्रश्न है,
सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? जो अगर सामान्य बुद्धि का बालक है वो तो किस अवस्था में जो है किस एज में बोलना सीख जाते हैं? यहाँ पे माह में दिया हुआ है आपके ऑप्शंस जो हैं 11 माह, 16 माह, 34 माह और 51 माह। तो मैं आपको बता दूं कि सामान्यतः जो है सामान्य बुद्धि बालक प्राय 34 माह की अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। 34 माह समझ रहे हैं ना? अभी पूरा 3 साल भी नहीं होता है, ठीक है। 2 साल 10 महीने लगभग बोला जा रहा है आपसे कि लगभग 3 साल उसको मान लीजिए, तो 34 माह में जो है सीख जाता है। अगला प्रश्न है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक जो है वो शिशु का मतलब दूसरा वर्ष जो है उसका चल रहा होता है, तो उसका जो शब्द भंडार होता है वो 100 होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? कौन सा सिद्धांत जो है वो भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? तो आपको बता दूं इसमें जो है डिंग डोंग सिद्धांत देख रहे हैं आप, बी वाला ऑप्शन जो है डिंग डोंग सिद्धांत जो है उससे संबंधित है। अब इसकी व्याख्या देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि मानव की प्रथम भाषा इशारों की भाषा होती है। मानव की जो प्रथम भाषा होती है वो इशारों की भाषा होती है, जिसे मनोविज्ञान में देह भाषा कहा जाता है। उसके बाद उसने गुर्राहट जैसे स्वरों का प्रयोग करना शुरू किया और धीरे धीरे वो मौखिक भाषा प्रयोग करने लगा। इसे भाषा की उत्पत्ति का डिंग डोंग थियरी कहते हैं। बात समझिएगा, इसे भाषा की उसका जो है उत्पत्ति का डिंग डोंग थियरी हम कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन सा वाला जो है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए, अनुबंध का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत। तो भाषा का कौन सा सिद्धांत इसमें नहीं? तो इसमें जो सी है, ठीक है, जो सी ऑप्शन है आपका कि अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ये भाषा का सिद्धांत नहीं है। अब देखिए, भाषा विकास के मुख्य सिद्धांत हैं, एक अनुबंध का सिद्धांत, दूसरा अनुकरण सिद्धांत और तीसरा परिपक्वता का सिद्धांत। 3 मुख्य, मतलब ये वाला और ये सिद्धांत हैं, ठीक है। सॉरी, अनुबंध का, अनुकरण का और ये लास्ट वाला, ये जो है थर्ड वाला, ये सिद्धांत नहीं है, ठीक है। इससे स्पष्ट है कि अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो है भाषा से संबंधित ये नहीं है। चॉम्स्की के अनुसार, ठीक है, भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है, भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है, भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है। तो चॉम्स्की के अनुसार क्या है? चॉम्स्की के अनुसार जो है जो भाषिक क्षमता है वो जन्मजात होती है आपकी, ठीक है। भाषिक जो क्षमता है वो जन्मजात होती है, मतलब पैदाइशी होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं कि जो चॉम्स्की हैं वो भाषा विकास से संबंधित है इनमें से, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? इनमें से किस पद्धति का प्रयोग करते हुए जो है हम हकलाने की समस्या से जो है निपट सकते हैं? आपके ऑप्शन है अनुश्रुत वाक, प्रवर्धित वाक, परिणामकारी वाक या लंबित वाक। तो मैं आपको बता दूं जो प्रवर्धित वाक है इससे आप जो है हकलाने से, अब देखिए, हकलाने की स्थिति से निपटने के लिए ऐसे बालक को देर तक बोलने या लंबे समय तक भाषण देने का अवसर देना चाहिए, जिससे वह अपनी वाक में सुधार कर सके। यह प्रक्रिया प्रवर्धित, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच कहलाती है। बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। जो अनुकरण की प्रक्रिया होती है, मतलब देख के किसी को फॉलो करना, ठीक है। तो अनुकरण की जो प्रक्रिया है उसमें शिशु सर्वप्रथम क्या करता है? आपके ऑप्शन है व्यंजनों का, व्यंजन वर्णों का, स्वर वर्णों का, स्वर व्यंजन वर्णों का या शब्दों का। तो जो शिशु जो अपना अनुकरण करता है वो किसका करता है? शब्दों का करता है, याद रखिएगा। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए अधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? देखिए, ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा गया है, जो है एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है, ठीक है, बाल्यावस्था कर दिया तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि मानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है, ठीक है। पोर्टफोलियो, नाटक का मंचन, वीडियोग्राफी या लिखित परीक्षा, सबसे बेस्ट तरीका जो है वो नाटक का मंचन। अगर प्राथमिक स्तर पे आप भाषा का आकलन करने का जो सर्वाधिक सहायक तरीका ढूंढ रहे हैं तो वो जो होगा आपका वो नाटक का मंचन होगा, ठीक है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। अगर भाषा की पाठ्य पुस्तक की बात करें तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो क्या है? आपका ऑप्शन है ए, कागज की गुणवत्ता, आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण
चयन और अभ्यासों की बाहुल्यता। देखिए तो जो है, अगर भाषा की पाठ्य पुस्तक की बात करेंगे तो पाठों का उद्देश्यपूर्ण, मतलब किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम पुस्तक का यूज कर रहे हैं, तो उद्देश्यपूर्ण जो चयन है वो भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। अगर आप प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की बात करेंगे तो इनमें से कौन सी विधि जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है? आपके ऑप्शन है, ए बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। सबसे जो सही इसमें लग रहा है वो बच्चों को अगर आप अवसर देंगे भाषा प्रयोग का, तो वो प्राथमिक स्तर पर जो भाषा सीखने का सर्वश्रेष्ठ विधि है वो आपका फोर्थ होगा। ठीक है ना, कि उनको अधिक से अधिक अवसर मिले बातचीत करने का। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि ये बुनियादी स्तर पर जो है बेसिक एकदम जब बच्चा पढ़ने आता है तो उसमें बोला जा रहा है कि मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह क्यों क्या है, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगी, अधिगम को सरल बनाएगी, बौद्धिक विकास में सहायता करेगी, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता देगी। तो देखिए, जब भी आप बुनियादी स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा देंगे तो प्राकृतिक वातावरण मिलेगा। बात समझ में आ रही है? प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में ये सहायता करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू? बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। क्या हिंदी, क्या अंग्रेजी, क्या उर्दू, उसकी अगर मातृभाषा में आप उसको शिक्षा देंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही जल्दी कैप्चर करेगा, बहुत ही जल्दी से वो सीखेगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई फिल इन द ब्लैंक्स है। भाषा जो है उसमें अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? आपके ऑप्शन है, वाक्य, रूपित, स्वनिम या संकेत प्रयोग विज्ञान, जिसको आप प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो स्वनिम है ना, स्वनिम, ऑप्शन नंबर सी, वो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई को आप स्वनिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वनिम। अब इसको देखते हैं ये होता क्या है। स्वनिम शब्द संस्कृत भाषा की स्वर्ण धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्वनि या आवाज करना। ठीक है, ये जो है संस्कृत भाषा की स्वर्ण धातु, स्वर्ण धातु। ठीक है, संस्कृत भाषा की स्वर्ण धातु, ये जो है स्वनिम, संस्कृत भाषा की जो है स्वर्ण धातु से बना हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है ध्वनि या आवाज करना, ध्वनि या आवाज करना जिसका अर्थ होता है। ठीक है, यह भाषा की लघुतम अखंड इकाई है। लघुतम समझते हैं, छोटी, सबसे छोटी जो है। और स्वनिम के लिए ध्वनिग्राम, स्वग्राम आदि शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। अंग्रेजी में इसे फोनीम कहते हैं और हिंदी में 35 केंद्रीय व्यंजन स्वनिम है, जैसे थ, फ, च स्वनिम ध्वनियां हैं। इस तरह रूपिम भाषा की लघुतम अर्थवान इकाई है। ठीक है ना, जो ये स्वनिम है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बोली जाने वाली जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनिम। बोली जाने वाली जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? वो हाँ, ध्वनिग्राम है। सॉरी, जो बोली जाने वाली भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई है जो है वो ध्वनिग्राम है। ठीक है, थ फ च ध्वनियां क्या है? थ फ च ध्वनियां क्या है? स्वनिम है। थ फ च ध्वनियां क्या है? वो स्वनिम है। ठीक है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुसार संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे आप क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वर विज्ञान। उसे कहते हैं स्वर विज्ञान। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विलंबना का प्रत्यय दिया था। सांस्कृतिक जो विलंबना है उसका प्रत्यय किसने दिया था? उसका प्रत्यय जो दिया था आगरबन एवं निमकॉफ ने। आगरबन एवं निमकॉफ ने। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। जो मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा क्या है? योगदान है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है अधिक बल देता है। आपके ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, छात्र केंद्रित शिक्षा पर, पाठ्यचर्या केंद्रित शिक्षा पर, विद्यालय केंद्रित। तो सिंपल सी बात है कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है कि ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो बाल केंद्रित शिक्षा पे या छात्र केंद्रित शिक्षा पे अधिक बल देता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए आपका?
छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, इनमें से कोई भी नहीं। सिंपल सी बात है, छात्र केंद्रित होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, दीवारों को, टीचर को पढ़ाने थोड़ी जा रहे हैं। इसलिए जो आपका पाठ्यक्रम है वो छात्र केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र है उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। नहीं। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, कि जब भी आप बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे तो बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चे एक्टिव हों और उनकी जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल इसमें सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, फिर से क्या है इसमें देखिए। इसमें जो ऑप्शन है सी, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। मतलब अभी बात हुई है कि बच्चों को जो है हम मौका देंगे, उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ाएंगे। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है। विद्यार्थी केंद्रित जो शिक्षा उसका प्रयोजन है क्या? व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए, शिक्षक उन्मुखी व्याख्यान का ह्रास, पूर्ववर्ती ज्ञान का प्रत्यास्मरण या समग्र शिक्षा को अंतर्भूत करना। तो व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए। ठीक है, व्यक्तिगत जो है भिन्नता से निपटने के लिए। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया? जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसका समर्थन इसमें से किस विचारक ने किया? एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, बीएफ स्किनर या जॉन डेवी? किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, कि बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसका समर्थन जॉन डेवी ने किया था इन सभी में से। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा की क्या विशेषता है? जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसकी क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, ऐसा नहीं है। केवल जिस ऑप्शन में आ जाए वो गलत है। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, याद करने में भी जो एनसीएफ है वो बल नहीं देता है। ठीक है, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको बता दूं, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना है, वो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है। ठीक है, बच्चा ही सब कुछ है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना फिल इन द ब्लैंक्स के संदर्भ में बनाई जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की जो योजना है वो किसके संदर्भ में बनाई जाती है, यह आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम या ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना है वो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि, अंतर्वैयक्तिक विधि या निगमनात्मक विधि। किसका उदाहरण है? तो ये जो है ए, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। जो बच्चा है, अधिगमकर्ता का मतलब जो सीखने वाला है। ठीक है, तो ये बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जा रही है। एक फिल इन द ब्लैंक्स कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। एक बाल केंद्रित अगर शिक्षा होगी, ठीक है, प्रगतिशील कक्षा भी जिसको आप कह सकते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में, तो बच्चों के हिसाब से अपने कार्य को करेगी। ठीक है ना, एक प्रगतिशील कक्षा में, एक जो है प्रगतिशील कक्षा में, ऑप्शन ए, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया था। अरे विद्यार्थी जब निष्क्रिय होगा तो ज्ञान कैसे प्राप्त कर लेगा? विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता नहीं, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा जो है वो ज्ञान की संरचना की जाती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? प्रगतिशील जो शिक्षा है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, अधिगम तथ्यों को एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है, परीक्षा मानदंड। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, ऑप्शन नंबर जो बी है, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, ये सीधी सी बात है आपका। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। जॉन डीवी ने जो समर्थन दिया था लैब विद्यालय, इनमें से कौन सा उदाहरण है? पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय या प्रगतिशील विद्यालय? तो जॉन डीवी जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, तो ये प्रगतिशील विद्यालय से संबंधित है। ठीक है ना, प्रगतिशील।
प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? प्रगतिशील जो शिक्षा होती है, उसमें बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय निकारकों के रूप में। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, वो मतलब एक्टिव और अन्वेषक होते हैं, खोजकर्ता होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, वो बिल्कुल सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए है केवल पास। देखिए, जिसमें केवल आ जाए ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन सही नहीं हो सकता। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल न, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं न, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। अब देखिए, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में जो है लचीलापन होना चाहिए। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ये सब प्रगतिशील शिक्षा की ऐसी कोई खास विशेषताओं में से नहीं है, ठीक है। तो ये जो थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। इसमें जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न जो है, ये जो प्रश्न आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस जो है वो आपको समय से मिलती रहें। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है।